भारत में सबसे खतरनाक जो इस समय है, जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो घातक है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि रडार के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। यानी ये किसी दुश्मन क्षेत्र में जाएगा, उड़ता रहेगा वो उसी क्षेत्र के ऊपर तब तक जब तक टारगेट न मिल जाए, और टारगेट मिलेगा हिट करके आ जाएगा, है ना। बहुत बड़ी खेती है, हमने ड्रोन लिया, ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है, पूरी खेती की निगरानी कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जोन है जहां तो परमिशन ही नहीं है, आप उड़ा ही नहीं सकते, जैसे कि मिलिट्री का कंटोनमेंट एरिया, एयरपोर्ट का एरिया हाईली सेंसिटिव होता है, और यहाँ पर तो हमें ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस में। आज प्रज्ञान सीरीज का हमारा ये अगला वीडियो और एक नवीनतम और आधुनिक समय की सबसे जानी मानी तकनीक के बारे में रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, और खास करके इंडस्ट्रियल रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में। आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो कम्प्लीटली एआई और मशीन पर निर्भर है। भारत में बहुत सारी ऐसी औद्योगिक कंपनियां हैं जो इंसानों की बजाय रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी अपने यहाँ उत्पादन के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी रोबोट्स का इंडस्ट्रीज़ में उपयोग तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाइना इसमें नंबर 1 पर है, बहुत सारे रोबोट्स उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ पर डाल रखे हैं। रोबोट्स को इंडस्ट्रीज़ में डालने से कई सारे फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए घट रहा है, क्योंकि जो गरीब परिवार है या सामान्य व्यक्ति हैं, वो किसी इंडस्ट्रीज़ में कार्य करते हैं एक वर्कर के रूप में, उनकी भी जीवन यापन की सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर रोबोटिक्स का उपयोग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उन लोगों की नौकरियाँ जाएंगी, और ये आज के समय का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात रक्षा विभाग की करें, यानी डिफेंस की बात करें, तो आप जानते हैं कि भविष्य के समय पर या आधुनिक समय पर ही किसी भी तरह से युद्ध अगर कहीं पर होता है तो वो तकनीक पर ही आधारित होगा, और अब तकनीक भी बहुत बदल चुकी है। यानी अब मानव रहित वायुयान या लड़ाकू विमानों की अप्रोच ज़्यादा है, और उन्हीं को आप लोग ड्रोन के नाम से बुलाते हैं। वैसे तो ड्रोन 2 तरह के हैं, एक जो सामान्य उपयोग के लिए हो सकते हैं, सर्विलेंस के लिए उपयोग हो सकते हैं, और एक ऐसे जिनमें कोई भी परमाणु हथियार या सामान्य बम और मिसाइल भी रखी जा सकती हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्बैक्ट ड्रोन। तो आने वाले भविष्य की जो रणनीति है युद्ध की, उसमें ड्रोन का एक बहुत ही असीम महत्व है। इसी पार्ट को डेडिकेटेड हमारा ये आज का वीडियो है। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोबोटिक्स एवं मानव रहित वायुयान के बारे में। और रोबोटिक, अगर मानव रहित वायुयान की बात की जाए तो इनको हम लोग यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल के नाम से बुलाते हैं। इसमें ड्रोन के उड़ान के सिद्धांत, भारत में ड्रोन की नियामक श्रेणियाँ, ड्रोन के संबंध में अनुप्रयोग, औद्योगिक संचालन में रोबोटिक्स का उपयोग, औद्योगिक स्वचालन में लाभ और चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। भारत के रक्षा ड्रोन, खासकर डिफेंस में भारत ने भी अच्छा खासा काम किया है, तो भारत के निगरानी और टोही ड्रोन कौन से हैं, युद्धक कॉम्बैक्ट ड्रोन कौन से हैं, लॉटरिंग ड्रोन कौन से हैं, ऐसे ही भारतीय रक्षा ड्रोन प्रणाली की विशेषताएं और भविष्य की दिशा क्या रहने वाली है। औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग आर्टिकुलेट रोबोट, स्कारा रोबोट जो कि बहुत ही फेमस रोबोट है इस समय पर, सहयोगी रोबोट जिनको हम कोबॉट भी कहते हैं, और स्वायत्त मोबाइल रोबोट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक का डिस्कशन रहने वाला है, जिन विषयों पर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले रोबोटिक्स क्या है। तो रोबोटिक्स और मानव रहित वायुयान, जिसको हम कहते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल, ये क्या है। तो रोबोटिक्स एवं मानव रहित हवाई यान, अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिन्हें सामान्यतः ड्रोन कहा जाता है, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि, लॉजिस्टिक, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं। इनके कार्य सिद्धांत, नियामक व्यवस्था तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों की समझ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल आपने देखा होगा यूपीएससी में भी बहुत सारे सवाल हैं जो रोबोटिक्स से संबंधित पूछे जाते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रारूप है जो बढ़ते हुए लेवल पर देखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं ड्रोन के संबंध में उड़ान के क्या सिद्धांत हैं।
तो देखिए, ड्रोन एक मानव रहित है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरीके से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और एक सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम इसके पैरामीटर्स तय करेंगे। तो ड्रोन जो है ये एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं होता। इसमें मल्टी रोटर ड्रोन और कई तरह के प्रोपेलर का उपयोग किया जाता है संतुलन और उड़ान को बनाने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग पे आता है आपका गायरोस्कोप। तो ये आपका जो गायरोस्कोप है, इसको हम कहते हैं ड्रोन की दिशा और झुकाव ओरिएंटेशन का मापन करता है। सबसे महत्वपूर्ण जिस पर यूपीएससी ने सवाल भी बनाया हुआ है, और यह है आपका एक्सेलेरोमीटर। यह गति और त्वरण का मापन करता है। यूपीएससी ने इस पर सवाल बनाया हुआ है, और जैसे कि इस पर जो सवाल बना है वो है गाड़ियों में एयरबैग की तकनीक। आप जानते हैं किसी भी कार में अगर एक स्पीड से हम गति करें तो हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी ब्रेक लगाने पर कितनी दूर पर गाड़ी रुकेगी, उसी को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं और ये निश्चित होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी कहीं पर टकराती है या हिट होती है तो स्पीड तेज होगी और हिट होने के बाद वो बहुत ही कम दूरी में एकदम रुकेगी। यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर का ही योगदान है। जब भी कभी गाड़ी गति करते हुए एक सीमित स्टॉपेज दूरी से कम में रुक जाए तो गाड़ी को ऐसा लगता है कि गाड़ी हिट हुई है, और ये काम एक्सेलेरोमीटर तय करके देता है, और उसी से गाड़ियों के एयरबैग खुलते हैं जो पैसेंजर की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेलेरोमीटर के ऊपर यही प्रश्न है जो कि यूपीएससी ने पूछा हुआ है। लेकिन आखिर ड्रोन अपने आप को कैसे दिशाएं देते हैं, या ये कहिए कि किस एरिया तक पहुंचना है, नेविगेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो नेविगेशन तथा स्थान का निर्धारण करता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मानव नहीं है तो हम पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिथम का भी यूज़ करते हैं। ये पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिथम जो है, इसको हम कहते हैं ड्रोन को स्थिर एवं संतुलित रखने के लिए सेंसरों से प्राप्त डेटा के आधार पर मोटरों की गति का नियंत्रण किया जाता है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। भारत में ड्रोन की नियामक संस्थाएं कौन सी हैं या नियामक श्रेणियां क्या हैं? भारत में ड्रोन का संचालन ड्रोन नियमन 2021, जिसको हम कहते हैं ड्रोन रूल 2021 के अंतर्गत किया जाता है, जिसको कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि डीजीसीए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी प्रमुख नियामक विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ये ऑनलाइन अनुमति की प्रणाली है, यानी कि इसके द्वारा ऑनलाइन की अनुमति प्राप्त की जाती है। इसके बाद आता है एनपीएनटी, जो कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी ड्रोन को खरीदें और ड्रोन को मन चाहे तरीके से जहां चाहे वहां पर उड़ा दें। हमें ड्रोन को भी यूज़ करने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है, और इसीलिए एनपीएनटी की नीति सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि नो परमिशन तो नो टेक ऑफ। जिस क्षेत्र को वर्जित रखा गया होगा, ड्रोन का उपयोग नहीं करना है, वहां पर बिना परमिशन के ड्रोन का उपयोग वर्जित है। इसी को हम कहते हैं नो परमिशन नो टेक ऑफ, एनपीएनटी की नीति। अनुमति के बिना उड़ान नहीं हो सकती है। अधिकांश ड्रोन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूआईएन नंबर अनिवार्य है। जैसे कि आप जानते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस होती हैं उनका भी अपना एक स्पेसिफिक नंबर है। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी आईएमई नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके ड्रोन में भी एक स्पेसिफिक नंबर होगा जो उस ड्रोन की पहचान और पर्पस को दर्शाएगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन। इसके बाद आता है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश को रोकती है, यानी कि ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम संवेदनशील क्षेत्रों को वर्जित रखते हैं। आइए देखते हैं इन क्षेत्रों के बारे में। आपके सामने अगर देखा जाए कि भारतीय वायु क्षेत्र का वर्गीकरण, यानी हवा में ड्रोन जो उड़ाया जाए इंडियन एयर स्पेस में, उसे हमने टोटल 3 भागों में बांटा है, ग्रीन जोन में, येलो जोन में और रेड जोन में। अगर आप देखें सर नॉर्मली कि ग्रीन जोन कौन सा होता है, जहां पर अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ठीक है, हमने एक ड्रोन खरीदा, उसे हम अपनी छत के ऊपर उड़ाएं। आजकल शादी विवाह के समारोह में भी इनको शूट करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। हमें किसी ऑफिशियल तरीके से कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे जोन कैसे गिने गए, ग्रीन जोन गिने गए। लेकिन येलो जोन दूसरा है जिसमें नियंत्रित वायु क्षेत्र है,
यानी आप हर जगह पर यहाँ उपयोग नहीं कर सकते। उड़ान के हेतु पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। अब जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर आप ड्रोन को उड़ाइए, एयरपोर्ट के बाहर आप ड्रोन को उड़ाइए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पीपल्स की गैदरिंग होती हो, यानी कोई पार्क है, कोई समारोह है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ हैं, वहाँ पर अगर आपने बिना किसी की इजाज़त के ड्रोन को उड़ाया तो ये संदिग्ध पाया जाता है कि कहीं इस तरह की सर्विलेंस जो की जा रही है, ड्रोन में लगे हुए कैमरे से आप इन क्षेत्रों को देख रहे हैं जहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या यहां पर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, क्या इस तरह के डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसे जोन के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जोन है जहां तो परमिशन ही नहीं है, आप उड़ा ही नहीं सकते, जैसे कि मिलिट्री का कंटोनमेंट एरिया, एयरपोर्ट का एरिया हाईली सेंसिटिव होता है और यहाँ पर तो हमें ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो ये आपका रेड जोन है, यानी कि ये पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हवाई अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं या परमाणु प्रतिष्ठान आदि हैं। इन सभी में हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। यही आपका ग्रीन जोन है, येलो जोन है और आपका रेड जोन है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते, 0 फीट नहीं उड़ा सकते। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड वाले की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लगभग 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर तक की फ्लाइट को देख सकते हैं परमिशन के बाद। लेकिन यहाँ कोई परमिशन नहीं चाहिए, हम 200, 300, 400 तक उड़ा सकते हैं, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 400 फीट तक की ऊंचाई तक हमारे लिए अलाउड है। ठीक है, तो ये हैं आपके 3 तरह के जोन। अब आते हैं इसके अनुप्रयोगों पर कि आखिर ड्रोन इतना फेमस क्यों हुआ है, कोई तो इसके काम होंगे। आज के समय में हमारे सामने ड्रोन कई सारे यूज़ में देखा जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आम नागरिकों के लिए उपयोग, जैसे हमारे और आपके लिए ड्रोन का क्या उपयोग है। तो हमारे और आपके लिए सबसे पहले कृषि में फसल की निगरानी कर सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत बड़ी खेती है, हमने ड्रोन लिया, ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है, पूरी खेती की निगरानी कर रहे हैं हम। कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव, यानी ड्रोन की मदद से हम छिड़काव करेंगे, क्योंकि इंसान छिड़काव करता है तो उसको सेहत का नुकसान होता है। आपदा के प्रबंधन एवं खोज बचाव अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण। आप जानते हैं जब भी किसी क्षेत्र में आपदा आती है सारे संसाधन गड़बड़ हो जाते हैं। किस एरिया में लोग फंसे हुए हैं, कहां पर लोगों को मदद की ज़रूरत है, ड्रोन की मदद से हम ज़्यादा बेहतर उस एरिया की निगरानी कर सकते हैं। आज के समय में ये बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। ई कॉमर्स और चिकित्सा की सामग्री की डिलीवरी, यानी कि जैसे हमारे घरों में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से सामान देने एक व्यक्ति आता है, ड्रोन की मदद से हम डिलीवरी दे सकते हैं। चिकित्सा सामग्री, अचानक कहीं पर कुछ मेडिकेटेड हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हम पहुंचा सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग, आप ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और ये आप जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो जीआईएस की मैपिंग में काम आता है। और इसके बाद आता है भूमि अभिलेख तैयार करना, यानी कि भूमियों के अभिलेख, यानी कि कहाँ पर कौन सी ज़मीन है उसका डेटा तैयार करना। तो ये सारे आज के समय में बड़े अच्छे अच्छे उपयोग हैं। कृषि और फसल की निगरानी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र का नियंत्रण हो गया, यातायात की निगरानी भी आप कर सकते हैं, सर्वेक्षण यानी कि लैंड एक्विजिशन पर बात कर सकते हैं, पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण पर देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण उपयोग है और किसी भी सामान की डिलीवरी की जा सकती है। ये आम नागरिकों के उपयोग हैं। लेकिन मुख्य उपयोग तो कहाँ देखने को मिलता है? रक्षा के विभाग में। मेनली तो हमारे ड्रोन डिफेंस के लिए ही बने हैं। हमारी सीमाओं की निगरानी, आप जानते हैं कि जो भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं, नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, उनका प्रोटेक्शन भी हम इससे कर सकते हैं। खुफिया जानकारी का संग्रह किया जा सकता है। ड्रोन है, छोटे होंगे, कहीं पर भी जा कर के डेटा को कलेक्ट करके ले आएंगे। निगरानी करना, रिकॉग्निशन करना भी पॉसिबल है। कॉम्बैक्ट ड्रोन, जिनका युद्ध में उपयोग करना, जिनमें बॉम्ब या मिसाइल वगैरह को भी लगाया जा सकता है और लक्ष्यों पर सटीकता से हमला करने की क्षमता जो है ड्रोन में है। तो रक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने ड्रोन के बड़े अच्छे उपयोग हैं। आपको ये हेलीकॉप्टर जैसा जो दिखाई दे रहा है तो ये प्लेन जैसा, लेकिन वास्तविकता में ये ड्रोन है और इसे उड़ाने के लिए हमें किसी इंसान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बड़े शानदार से उपयोग हैं। ये दिन में भी काम कर सकता है और ये रात में भी काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं, ये कॉम्बैक्ट ड्रोन है, यानी कि युद्धक ड्रोन है हमारे। आज के समय में एक और क्षेत्र है जो उभरता हुआ क्षेत्र है और हम कहते हैं कि भविष्य में ये उपयोग हमें देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है एयर टैक्सी शहरों में, यानी अर्बन एयर मोबिलिटी। अब ये क्या चीज़ है?
तो अभी तक आप घर में जब भी कहीं जाते हैं तो कहीं पर जाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? टैक्सी या ऑन रोड किसी भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रोन भी इसका उपयोग करेंगे, यानी छोटे छोटे ड्रोन होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह इंसान को लेकर जाएंगे। एआई पर आधारित ड्रोन स्वार्म ड्रोन का कॉन्सेप्ट बड़ा खास है। ये स्वार्म ड्रोन छोटे ड्रोन होते हैं, बहुत ही छोटे, और इसीलिए ये अकेला ड्रोन कुछ नहीं करता, बल्कि ये झुंड में किसी क्षेत्र पर हमला करते हैं। यानी कि एक ड्रोन बहुत छोटा है, खूब सारे ड्रोन हवा में होंगे और यही ड्रोन मिलकर किसी काम को करेंगे। जैसे आजकल आप लोग लेजर लाइटिंग शो के बारे में सुनते होंगे, उज्जैन महाकाल मंदिर में या बनारस के मंदिर में, इन सब बड़े बड़े मंदिरों में कई बार इस तरह के ड्रोन सिस्टम देखने को मिलते हैं। अयोध्या में ले लीजिए तो आपने देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर भगवान श्री राम या भगवान शिव के लिए एक मूर्ति या कोई कलाकृति बना दी जाती है और ये हवा में ड्रोन से बनती है। तो वहाँ एक ड्रोन काम नहीं कर रहा है, वहाँ बहुत सारे ड्रोन मिलकर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ड्रोन। ऐसे ड्रोन स्वार्म ड्रोन कहलाते हैं, छोटे ड्रोन हैं। स्मार्ट शहरों की निगरानी, आजकल आप देखते होंगे जब भी कोई त्यौहार होता है जिसमें लोग सड़कों पर उतरते हैं या भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसी जगहों पर हर शहर की जो पुलिस है, जो पुलिस विभाग है, वो उस पूरे शहर पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का उपयोग करता है ताकि सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चले। ट्रैफिक के प्रबंधन में भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम ड्रोन के डेटा का उपयोग कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए। तो ये है हमारे सामने इसके अलग अलग तरह के उपयोग जो आज के समय में देखने को मिलते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग औद्योगिक स्वचालन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रोबोटिक्स। देखो, उद्योगों में सीधी सी एक कहानी है। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे किसी एक फैक्ट्री में इंसान काम करते होंगे तो इंसान को हर महीने सैलरी भी चाहिए, इंसान का स्वास्थ्य भी खराब होता है, छुट्टी भी चाहिए, इंसान के काम करने की जो इफ़िशियंसी है वो भी सीमित है, दिन भर काम करेंगे, रात में आराम करना होगा। इसके अलावा आपको इंसान की सुरक्षा के लिए उन फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे सुविधा और प्रबंधन करने होंगे। व्यक्ति जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ता जाएगा, कार्य क्षमता कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन अगर हम किसी फैक्ट्री में रोबोट्स को अप्लाई कर दें, रोबोट्स को खरीदने में एक बार अप्लाई करने में पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रोबोट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होंगे। इनिशियल कॉस्ट हाई है, लेकिन रोबोट 24 घंटे काम करेंगे, बिना रुके काम करेंगे, गलतियों की संभावना ना के बराबर होगी, परफेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, केवल बिजली का उपयोग करेंगे और 24 घंटे काम करेंगे। ज़्यादा बेहतर उत्पाद, ज़्यादा सटीकता भरा उत्पाद आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी और मेन चीज़ है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि इंसान तो दिन में काम करेंगे या रात में काम करेंगे, लेकिन फिर छुट्टी लेंगे और समय के बाद रुकेंगे। लेकिन मशीनें तो लगातार कार्य करने के लिए बनी हैं। इसी क्रम में अगर हम उद्योगों में रोबोट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला रोबोट आता है जिसको हम आर्टिकुलेट रोबोट कहते हैं। ये मानव की भुजा जैसी संरचना होती है, यानी इंसानों के हाथ जैसे कार्य की क्षमता। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में वेल्डिंग करना और असेंबली करना, इंसानों के हाथों जैसी संरचना है, आर्टिकुलेट रोबोट है। स्कारा रोबोट आज के समय में बड़ा फेमस है। ये तेज गति के लिए फेमस है, असेंबली करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका उपयोग देखने को मिल रहा है, विद्युत के क्षेत्र में। देखते हैं कि ये क्या है। इसके बाद हमारे सामने आता है कार्टेशियन रोबोट। ये सीधी रेखा में गति करने के रोबोट हैं। सीएनसी मशीन और पैकेजिंग उद्योग में इसका उपयोग देखने को मिलता है। सहयोगी रोबोट होते हैं जिनको कोलैबोरेटिव कहते हैं हम लोग। ये मनुष्य के साथ सुरक्षित कार्य करते हैं, यानी फैक्ट्री में इंसान भी काम करें और मशीनें भी काम करें, दोनों मिलकर काम करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे उद्योग एवं असेंबली लाइनों में उपयोग इसका किया जाता है। इसके अंतर्गत हम तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से मशीनें कार्य करने की क्षमता को सीखेंगी। मशीन का विज़न होना ज़रूरी है, यानी उसमें सेंसर्स वगैरह लगे होने ज़रूरी हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन और इंटरनेट का कनेक्शन, और प्रोग्रामेबल लॉजिस्टिक कंट्रोल। क्योंकि सिंपल है, कोई भी मशीन अगर काम करेगी, रोबोट अगर काम करेगा, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये सब कुछ किसी मशीन या रोबोट के लिए प्रमुख भागों में गिने जाते हैं। अब अगर इन सब में हम देखते हैं तो ये है आपका आर्टिकुलेट रोबोट। जैसे आपको दिख रहा है, ये इंसान के हाथ जैसा है। जैसे ये वाला भाग हमारे बाइसेप्स के जैसा, आगे वाला भाग हमारे हाथ के जैसा,
और ये हमारे हाथ का एंड है, जैसे हमारी उंगलियां। तो हम इसमें से कुछ भी पकड़ के करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लगे हुए आखिरी भाग से ही अपना उपयोग करेगा। ये दूसरा हमारा स्कारा रोबोट है, जो कि बहुत ही फेमस है। स्कारा रोबोट है तो सामने से देखो एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, और इस कन्वेयर बेल्ट में सामान इसके सामने से गुजरेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, टीवी की इंडस्ट्री है, वॉच की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में छोटे छोटे काम करने के लिए सटीकता और स्पीड के लिए जाना जाता है स्कारा रोबोट। इसके बाद आता है कार्टेशियन रोबोट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सटीकता से काम करने के लिए बना। देख रहे हैं बीच में ये लगा हुआ है और नीचे से सामान इसके सामने आएगा और ये अपने वर्क को कंप्लीट करेगा। इसके बाद आता है कोलैबोरेटिव। इंसान भी काम कर रहा है और रोबोट भी काम कर रहा है। ये सबसे अच्छी तकनीक का विषय है, क्योंकि इसमें इंसानों की नौकरी जाने का खतरा कम हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट इंसान काम करेंगे, मशीनें काम करेंगी, तो कुछ काम तो इंसानों का मशीन कर रही होंगी, लेकिन फिर भी इंसानों की उपयोगिता के साथ तो इंसानों की वैल्यू सोसाइटी में बनी रहेगी, यानी इंडस्ट्रीज के लेवल पर डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में ये एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। तो ये हमारे 4 प्रकार के मुख्य रोबोटिक्स की दुनिया है। इसके बाद अगर हम देखें कि औद्योगिक रूप से अगर हम संचालन करें तो क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, गुणवत्ता और सटीकता बेहतर हो जाएगी, मानव त्रुटियों की कमी रहेगी, क्योंकि इंसान तो गलतियां करेगा, मशीनें नहीं करेंगी, खतरनाक स्थानों पर सुरक्षित कार्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं रोबोटिक्स की दुनिया का एक लॉ है जिसको कहते हैं ट्रिपल डी, और ट्रिपल डी का मतलब होता है डल, डर्टी और डेंजरस। डल वर्क यानी गंदा काम, ऐसा जिसमें इंसान का बिल्कुल भी मस्तिष्क उपयोग ना हो, है ना। जैसे मान लो एक इंसान को बिठाओ और दिन भर कहो कि इस जगह पे हथौड़ा मारते रहो, सुबह से शाम तक वो इंसान बस एक जगह बैठे बैठे हथौड़ा मारे, तो ऐसे में तो मानव मस्तिष्क का कोई उपयोग हो ही नहीं रहा है। ये डल वर्क है। बेहतर इसे मशीनों से कराओ। डर्टी, गंदे काम जो मानवता के हित में नहीं है, नालियों की सफाई है, नालों की सफाई है, इसमें मानव इस कार्य को करे, ये बेहतर नहीं है, तो हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं किसी रोबोट का। आपने सुना होगा बैंडीकूट रोबोट के बारे में। बेंगलोर की एक कंपनी ने इसको बनाया है, और भारत में खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े सीवर लाइनों की सफाई में आजकल इस बैंडीकूट का उपयोग हो रहा है। तो ये है डर्टी वर्क। और डेंजरस क्या है? डेंजरस वर्क वो है जो मानव जीवन के लिए खतरा है। ऐसे कार्यों को करने के लिए हम रोबोट्स का उपयोग करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कि लागत और समय में बचत होगी, और 24 घंटे उत्पादन संभव हो पाएगा। तो ये सब कुछ इसके फायदे हैं, लेकिन फायदों के साथ साथ कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। कम कौशल वाले श्रमिकों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, नॉन स्किल्ड वर्क को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल डी में पहला वर्ड डल है, और डल वही वर्क है जिसमें मानव मस्तिष्क यूज नहीं हो रहा, यानी नॉन स्किल्ड वर्क है। तो नॉन स्किल्ड वर्क जो भी होगा ना, वहां पर जो श्रमिक हैं उनका नौकरी जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी चिंता है। प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा है, इनिशियली रोबोट्स लगाना खरीदना बहुत कठिन है, महंगा है। साइबर सुरक्षा का जोखिम हमेशा है। जहां कंप्यूटर तकनीक और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट होगा, वहां साइबर सिक्योरिटी तो अपने आप में होनी ज़रूरी है। तो साइबर थ्रेट हमेशा रहेंगे। ड्रोन के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। गोपनीयता एवं नैतिक चिंताएं, हमारे छत के ऊपर, हमारे घर के ऊपर ड्रोन उड़ रहा है बिना हमारी परमिशन के, यह हमारी नैतिकता का उल्लंघन है, यह हमारी गोपनीयता का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी ये चिंताएं तो हैं। नियामक चुनौतियां हैं। ड्रोन का संचालन किस प्रकार हो, कौन उपयोग करेगा, कौन नहीं, मार्केट में इसकी उपलब्धता कैसी होनी चाहिए, इन सभी के नियामक संस्थाओं की अभी कुछ कमियां हैं। भारत में धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है कि हम इसको बेहतर ढंग से विकसित कर पाएं। इसके बाद आता है इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो हमारा डिफेंस ड्रोन का है। तो आइए देखते हैं भारत में डिफेंस के ड्रोन पर कौन आते हैं। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में निगरानी के लिए, युद्ध के लिए और लॉजिस्टिक के लिए अनेक ड्रोन विकसित किए हैं, जैसे कि निगरानी ड्रोन एवं 2 ही ISR ड्रोन है। इसमें हेरॉन का नाम आता है जो बड़ा फेमस है। हेरॉन ये एक प्रकार का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का ड्रोन है। मीडियम एल्टीट्यूड मतलब मध्यम ऊंचाई, लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक हवा में उड़ने की क्षमता, लंबी दूरी की निगरानी कर सकता है। भारतीय वायुसेना और नौसेना इसका संचालन करती है। इसके बाद दूसरा आता है आपका सर्चर।
ये आपका टेक्टाइल यूएवी है। टेक्टाइल है मतलब एयरप्लेन के जैसा आपको दिखाई देता है। युद्ध क्षेत्र में निगरानी करने के लिए उपयोगी। ये बहुत तेजी से जाएगा और मुड़ करके वापस आ जाएगा, तो टेक्टाइल फैसिलिटी इसमें पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका रुस्तम। ये आज के समय में बड़ा फेमस रोबोट है इंडिया का, जिसको हम रुस्तम 2 या तपस के नाम से बुलाते हैं। तो रुस्तम 2 या तपस ये भी आपका मेल यूएवी है, जहां पर मेल वर्ड का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है और आईएसआर मिशन यानी कि ये आपका निगरानी और 2 ही मिशंस के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, ये आपका हेरॉन है, एयरप्लेन जैसा दिखाई देता है। ये दूसरा आपका सर्चर है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में निगरानी बड़े अच्छे कर सकते हैं। और ये है आपका रुस्तम 2, जिसको हम तपस के नाम से बुलाते हैं। किसी भी क्षेत्र में ये बॉम्ब वगैरह गिरा सकता है, निगरानी कर सकता है और वहां से देख सुन करके बड़े आराम से वापस आ जाएगा। तो ये हैं 3 प्रकार के हेरॉन, सर्चर और हमारे अपने तपस, निगरानी और टोहिदोन। इसके अलावा हम युद्ध वाले ड्रोन की बात करते हैं। अब यही हैं जो सबसे खास हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू से कहा कि भविष्य में जितने भी युद्ध होंगे वो ड्रोन पर आधारित होंगे। मानव के जीवन को बचाना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे ड्रोन हैं जिसमें युद्ध में उपयोग की क्षमता है, यानी ये बॉम्ब और मिसाइल गिराने की क्षमता रखते हैं। इनमें सबसे पहला आता है MQ-9, जिसको हम रीपर कहते हैं, या इसका आधुनिक नाम रखा गया है प्रीडेटर। तो रीपर या प्रीडेटर ये आपका मेल और हेल है। तो मेल होता है आपका मीडियम एल्टीट्यूड है, ये हाई एल्टीट्यूड भी है। तो मीडियम भी उड़ेगा, हाई एल्टीट्यूड भी उड़ेगा, लॉन्ग एंड्योरेंस तो है ही, लेकिन कॉम्बैट है। कॉम्बैट वर्ड अगर कहीं पर भी लग जाए मतलब वो युद्ध में उपयोग होने वाला है। सटीक हमला करना और निगरानी करना इसकी खासियत है। ये भारत के द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। भारत में सबसे खतरनाक जो इस समय है, जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो घातक है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि रडार के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। आपने अमेरिका के B-2 बॉम्बर के तस्वीरें आपने देखी होगी, उसके बारे में सुना होगा। इसका डिजाइन बिल्कुल B-2 बॉम्बर के जैसा है, यानी ये आपका UCAV है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। यानी कि आपका ये ड्रोन तो है ही, लेकिन अनमैन्ड UCAV और C वर्ड का मतलब है कॉम्बैट है। विकास इसका डीआरडीओ ने किया है और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी और स्वायत्त हमला करने की क्षमता रखता है। खुद ही अपना टारगेट सेलेक्ट करके हिट करके आएगा। ठीक है, तो ये है आपका MQ-9 रीपर और ये देखिए ये है आपका घातक। सोचिए अब इंडिया कितना बेहतर काम कर रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। तो ये B-2 बॉम्बर जैसा आपको दिखाई देने वाला जो है, ये हमारा घातक ड्रोन है, इंडियन मेड। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉटरिंग। लॉटरिंग ड्रोन्स कौन से होते हैं, है ना। लॉटरिंग ड्रोन वो होते हैं जो किसी एक क्षेत्र के ऊपर उड़ते हैं, किसी एक क्षेत्र के ऊपर उड़ते हैं और उस क्षेत्र के ऊपर बड़ी देर तक उड़ करके सारी निगरानी और अपने टारगेट्स वगैरह को ढूंढ लेते हैं। तो ये आपके लॉटरिंग ड्रोन्स होते हैं, है ना। इसमें पहला नाम आता है आपके हैरोप का। ये लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराता है, इसके बाद लक्ष्य मिलने पर हमला करता है और राडार प्रणाली नष्ट करने में सक्षम है। यानी ये किसी दुश्मन क्षेत्र में जाएगा, उड़ता रहेगा वो उसी क्षेत्र के ऊपर तब तक जब तक टारगेट न मिल जाए, और टारगेट मिलेगा हिट करके आ जाएगा। लेकिन खास बात, राडार प्रणाली को पहचानना और मारना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और आप जानते हैं, अगर आप किसी भी देश की युद्ध के दौरान राडार प्रणाली को नुकसान पहुंचा देते हैं तो उस युद्ध में सारी जीत आपकी होगी, क्योंकि राडार प्रणाली पर ही सब कुछ निर्भर करता है। चाहे वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो और चाहे हमारा ड्रोन सिस्टम हो। तो ये राडार को मारने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है हैरोप। इसके बाद आता है अल्फा एस। ये आपका स्वार्म ड्रोन है। स्वार्म ड्रोन मैंने आपको बताया छोटे होते हैं, झुंड में काम करते हैं, यानी कि समन्वित समूह हमला करते हैं, झुंड में काम करते हैं। ये है आपका हैरोप। तो देख रहे हैं आप, मिसाइल के जैसा नजर आ रहा है हैरोप आपको, है ना। किसी क्षेत्र को टारगेट करेगा और हिट करके वापस आ जाएगा। ये है आपका एल्पस, है ना, एल्फस है आपका। और ये है आपका किसी टारगेट को मारने की क्षमता रखने वाला। तो ये है आपके कामकाजी ड्रोन भी इनको कहते हैं, या लॉटरिंग ड्रोन कहा जाता है। इसके बाद भारतीय रक्षा ड्रोन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इंडिया ने क्या डेवलप किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से उत्पन्न कर रहे हैं ड्रोन सिस्टम को। AI एवं
स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं, नेटवर्क केंद्रित युद्ध यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है ये आपका, एंटी ड्रोन तकनीकों का विकास कर रहे हैं यानी ड्रोन को मारने की क्षमता का विकास, कि दुश्मन देश अगर ड्रोन से हमला करे तो भारत उन ड्रोन को मारने के भी काबिल हो। हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत इसको शामिल किया है। आपने काली 5000 के बारे में सुना होगा, जो कि एक माइक्रोवेव वेपन है, यानी ड्रोन अगर आता है तो हम एक वेव चलाएंगे, इसमें कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च नहीं की जाएगी, केवल माइक्रोवेव की तरंगें भेजी जाएंगी और वो ड्रोन को समाप्त करेंगी। तो इस तरह के हमारे एंटी ड्रोन तकनीकों का विकास है और सीमा सुरक्षा में व्यापक उपयोग, हम अपने डिफेंस में इसका उपयोग करेंगे, खासकर बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री डिफेंस में। भविष्य की दिशा क्या है हमारी इंडिया की? सबसे पहला, स्वदेशी स्टील्थ यूसीएवी घातक का विकास, एआई पर आधारित ड्रोन स्वार्म का विकास करना, छोटे छोटे ड्रोन जो कि एआई पर आधारित हों, चीन की सीमा के लिए उच्च ऊंचाई के ड्रोन यानी हाई एल्टीट्यूड इंड्योरेंस के ड्रोन का विकास करना, समुद्री निगरानी में भी नौसैनिक ड्रोन का उपयोग करना और ड्रोन आधारित लॉजिस्टिक्स पर काम करना, ये भारत की अपनी प्रमुख दिशा है आने वाले समय के लिए। अब आते हैं हम औद्योगिक रोबोट में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में कुछ खास बातें। जैसे कि मानव की भुजा जैसी आकृति जब कहीं पर दिखती है तो ये आपके आर्टिकुलेट ड्रोन होते हैं, जो कि आपने अभी पहले देख लिया है इस बात को, है ना। ऑटोमोबाइल और वेल्डिंग में इसका उपयोग देखने को मिलता है, पेंटिंग के लिए उपयोग देखने को मिलता है, असेंबली कार में, खासकर जैसे कार के निर्माण के संयंत्रों में सबसे अधिक उपयोग, तो कन्वेयर बेल्ट पे कार वगैरह आती रहती हैं और मशीनें उस पर लगातार काम करती हैं इंसानों के जैसा। इसका उदाहरण आपको याद रखना है और ये उदाहरण है कूका KR6। कूका KR6 इंडिया में सबसे मशहूर औद्योगिक रोबोट्स में से एक है, जो रोबोटिक आर्म यानी आर्टिकुलेट रोबोट के रूप में आता है। इसी पर आपको जैसे मैंने बताया, दूसरा हमारा स्कारा रोबोट था। इसमें 2 समानांतर घूर्णन जोन रोटेटरी ज्वाइंट होते हैं, यानी ये बड़े आराम से कहीं भी रोटेट करने की सुविधा रखता है और इसको यामाहा ने बनाया है। किसने बनाया है? यामाहा ने। तो ये यामाहा की YK सीरीज का एक रोबोट है जिसको नाम स्कारा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की असेंबली जैसे कि मोबाइल फोन में काम आता है, पिक और प्लेस के कार्य में आता है, पैकेजिंग के कार्य में आता है और अपनी उच्च गति और अत्यधिक सटीकता के लिए ये प्रसिद्ध है। तेज काम करता है और सटीक काम करता है, उसके लिए ये फेमस है। ये आपका कोलैबोरेटिव रोबोट की कहानी है, मनुष्यों के साथ सुरक्षित कार्य करने के लिए डिजाइन है। इंसानों के जीवन पर इसका कोई खतरा नहीं होगा। इसमें आता है यूनिवर्सल रोबोट UR5। छोटे उद्योग में, गुणवत्ता के निरीक्षण में और असेंबली लाइन में इसका उपयोग होगा। ये सुरक्षित होते हैं, लचीले होते हैं और आसानी से प्रोग्राम किए जा सकते हैं, क्योंकि छोटे ड्रोन्स होते हैं या छोटे रोबोट्स होते हैं। अंतिम हमारे सामने आता है जो स्वायत्त रोबोट है। इसमें सेंसर, AI और स्वचालित नेविगेशन प्रणाली होती है। MIR-100 इसका एक उदाहरण है। वेयर हाउस लॉजिस्टिक में उपयोग है, सामान का परिवहन करने में उपयोग है, इन्वेंट्री के परिवहन में इसका उपयोग है। आधुनिक समय में स्मार्ट फैक्ट्रियों और ई-कॉमर्स गोदामों में व्यापक उपयोग। आपने देखा होगा, कोई गोदाम होता है या फैक्ट्री का कोई स्टोर हाउस होता है, वहाँ पे सामान मल्टी स्टोरीज में रखा होता है और वहाँ पर रोबोट्स मशीनें होती हैं जो सामान को रख रही होती हैं, निकाल रही होती हैं, प्लेस कर रही होती हैं। इन सभी कामों में जो उपयोग होता है वो जिन ड्रोन्स का आता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट। ये अपने आप काम करते हैं, स्वतः तरीके से काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑटोनॉमस है। क्लियर? तो हमारे आज के इस वीडियो में ये रही हमारी ड्रोन और रोबोट के अत्याधुनिक सबसे इंपॉर्टेंट उपयोगों के संबंध में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी बातें भी अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। चलिए, इसी प्रकार हम लोग मिलते हैं प्रज्ञान सीरीज के अगले वीडियो में और बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।